सब आ रही है आवाज? ओके ठीक है, चलो आवाज आ रही है। तो अपन पढ़ रहे थे सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। कल अपन सोइल फॉर्मेशन शुरू किया था, उससे पहले अपन ने वेदरिंग पढ़ी। और यदि अपन सोइल फॉर्मेशन की बात करें तो सोइल फॉर्मेशन एक्चुअली क्या होती है? वेदरिंग प्लस ट्रू सोइल फॉर्मेशन। तो वेदरिंग से जो पैरेंट मटेरियल बनते हैं, रिगोलिथ बनता है, उस रिगोलिथ से वापस सोइल बनना क्या होता है? सोइल फॉर्मेशन होता है। सोइल फॉर्मेशन में जो दो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपकी दो बातें क्या है? एक तो है सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, कि सोइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ये बातें जो है फैक्टर्स के बारे में, ये बहुत पुरानी है। जब से डोकुचेव सोइल पेडोलॉजी के बारे में, पेडोलॉजी के बारे में स्टडी करने लगे, उसी समय से डोकुचेव ने इनके बारे में कुछ ना कुछ बात शुरू की। तो डोकुचेव ने सबसे पहले क्या किया? डोकुचेव ने सबसे पहले इन सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स के बारे में बताया, क्योंकि डोकुचेव ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोइल साइंस के प्रिंसिपल के बारे में, पेडोलॉजी के प्रिंसिपल के बारे में बात करना शुरू की। तो पेडोलॉजी के या सोइल साइंस के प्रिंसिपल्स के बारे में सबसे पहले किसने बात की? डोकुचेव ने। और डोकुचेव भी वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सोइल के फॉर्मेशन के बारे में बात की। और सोइल का फॉर्मेशन पेडोलॉजी होता है, तो पेडोलॉजी के बारे में भी सबसे पहले बात किसने की? डोकुचेव ने। और डोकुचेव ने क्या कहा? डोकुचेव ने कहा कि द फॉर्मेशन ऑफ सोइल was result of interaction between various soil forming factors। तो जो सोइल फॉर्मेशन है, वो क्या है? वो रिजल्ट है किसके बीच में? जो वेरियस सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स है उनके बीच में इंटरेक्शन का। जब बहुत सारे सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं, तब जाके सोइल फॉर्म होती है। तो ये कौन कौन से फैक्टर है? तो इन्होंने बताया कि 3 फैक्टर है। कितने फैक्टर है? 3। तो अकॉर्डिंग टू डोकुचेव कितने फैक्टर थे? ओनली 3 फैक्टर्स थे। और कौन कौन से फैक्टर्स थे? तो इन्होंने कहा फर्स्ट नंबर पे क्लाइमेट, सेकेंड वन इज ऑर्गेनिज्म मीन plants and animals, and third one is parent material। ये बात किसने बताई? डोकुचेव। तो डोकुचेव ने क्या कहा? द फॉर्मेशन ऑफ सोइल एंड द पेडोजेनेसिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। एंड वेरियस सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स कितने थे? 3। नंबर 3 थे क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड लास्ट वन इज पेरेंट मटेरियल। नोट इट डाउन। क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म एंड पेरेंट मटेरियल। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू डोकुचेव द नंबर ऑफ सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, देयर आर 3 नंबर, एंड कौन कौन से हैं? तो क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म एंड पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल, ठीक है। ये डोकुचेव ने बता दिया। ये डोकुचेव ने कब बताया? तो याद रखिएगा 1899 में। कब बताया? 1899 में ये बात बता के वो चले गए। तो उन्होंने बोला जो सोइल फॉर्मेशन है वो इन तीनों जो फैक्टर्स है उनके आपस में इंटरेक्शन का रिजल्ट है। फिर आए अपने एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है जेनी। क्या नाम है? जेनी। जेनी आए 1941 में। जेनी ने क्या बताया? जेनी ने बताया ये 3 सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स है, उसका कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन इसके साथ 2 मोर सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स है, और वो कौन कौन से? तो उन्होंने एक इक्वेशन दी, उन्होंने क्या दी? इक्वेशन दी। और कैसी इक्वेशन थी कि S इज इक्वल टू सोइल फॉर्मेशन इज इक्वल टू वेरियस फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? Cl, B, R, P, T, एंड देयर आर मेनी डॉट्स इन द इक्वेशन, एंड जो ब्रैकेट था वो क्या हो गया? क्लोज हो गया। ये एक इक्वेशन दी। इसमें जो S है वो S इंडिकेट करता है सोइल फॉर्मेशन को। किसको इंडिकेट करता है? सोइल फॉर्मेशन को। जो F है वो इंडिकेट करता है फैक्टर्स को, जो वेरियस फैक्टर्स हैं। और कौन कौन से हैं? तो Cl फॉर क्लाइमेट, B फॉर बायोस्फीयर, एंड बायोस्फीयर के अंदर क्या आता है वापस? प्लांट्स एंड एनिमल्स। R फॉर रिलीफ, और आल्सो नोन एज टोपोग्राफी, टोपोग्राफी। P फॉर पेरेंट मटेरियल, and T for time or age of the soil. Okay, note it down. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जेनी, हाउ मच सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स? द नंबर ऑफ सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स इज 5। कितना है? 5। लेकिन बहुत बार पूछा जाता है इन डॉट्स का क्या मीन है? ये जो डॉट्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं वेरियस अनआइडेंटिफाइड फैक्टर्स। 5 तो आइडेंटिफाइड फैक्टर्स है, and there are many unidentified factors also there for the formation of soil according to Jenny 1941. Okay, then one more scientist are here, Joffe, and Joffe according to Joffe 1949, 1949 में जॉफे ने क्या किया? जॉफे classified the soil forming factors into 2 groups. कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में जॉफे ने क्लासिफाई किया। सबसे पहले डॉक्टर ने 3 फैक्टर बताए, फिर 5 फैक्टर किसने बताए? जेनी ने। और उन 5 फैक्टर्स को जो जेनी ने बताया था उनको जॉफे ने वापस 2 क्लास में क्या किया? क्लासिफाई किया। कौन कौन सी क्लास है? द फर्स्ट वन इज एक्टिव फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स? एक्टिव फैक्टर्स। एंड द सेकेंड वन इज पैसिव फैक्टर्स। There are 2 type of factors, active and passive, classified by Joffe in 1949. आपको वो जो याद है ना CLB RPT, ऐसे याद करनी है, CLB RPT। ये इक्वेशन है। जो फर्स्ट 2 है CL and B, climate and biosphere are the active factor of soil formation, and remaining 3 are passive factor of soil formation, R, P and T, relief, parent material and time, and active factors कौन से? Climate and biosphere. So what is the basis of this classification? बेसिस क्या है? क्यों क्लासिफाई किया और किसके बेसिस पे किया?
तो जो एक्टिव सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर सोइल फॉर्मेशन। तो एनर्जी प्रोवाइड करने वाले कौन है, एक्टिव है। जैसे कि एनर्जी कहां से आएगी, क्लाइमेट से आएगी, रेन लेके आएगा एनर्जी, विंड लेके आएगी, टेम्परेचर से एनर्जी बढ़ेगी, बायोस्फीयर एनर्जी लाएंगे। लेकिन ये पेरेंट मटेरियल ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इनसे सोइल बन सकती है लेकिन ये खुद सोइल बना नहीं सकते। तो ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड द रॉ मटेरियल एंड कंडीशंस फॉर सोइल फॉर्मेशन। लिख दीजिए। लिख दिया। तो कौन से एक्टिव है कौन से पैसिव है बता दोगे, क्वेश्चन कैसे भी कर लोगे। अच्छा क्वेश्चन आ जाए, तो आंसर क्या जाएगा, बायोस्फीयर। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे इसमें। या पूछेगा कि जो क्लासिफिकेशन है एक्टिव एंड पैसिव का, ये किसने दिया, जोफे ने दिया। अब किस बेसिस पे दिया कि कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है और किस पे एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। तो जिस पे एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है वो पैसिव है और जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, एक्टिव है। फर्स्ट नंबर पे लिखिए क्लाइमेट। क्लाइमेट अच्छा रोहित मीणा जी कह रहे हैं फर्स्ट टाइम थर्ड ईयर जेआरएफ एग्जाम देने जा रहे हैं। ओके बहुत बढ़िया, कल आपका एग्जाम है सुबह दिन में। बढ़िया अच्छे माइंड सेट के साथ जाइएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जब कुछ नहीं आता तुक्के बहुत ज्यादा मारते हैं, तो आप उन क्वेश्चन के तुक्के मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन होना या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अच्छे नंबर आने से या नहीं आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप उन क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन पेपर को सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट भी होते हैं। तो यहाँ से आप जाके जाइएगा ना तो क्वेश्चन का लेवल समझिएगा, पेपर का लेवल समझिएगा, पेपर के लिए कैसे स्ट्रेटेजी रखनी है अगले साल, वो सारी बातें समझिएगा। और वो सारी बातें आप वहां से लेकर भी आइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आपके पास टाइम तो कम नहीं पड़ रहा है एग्जाम देने के लिए, और या फिर आपके साथ दिक्कत क्या आ रही है, इंग्लिश की दिक्कत आ रही हो या ऑप्शन सेलेक्ट करने की दिक्कत आ रही हो, स्क्रीन रीड नहीं करने पा रहे की दिक्कत आ रही हो, तो वो सब दिक्कत आप काउंट कर लेंगे तो आप इन एक साल में सुधार भी सकते हैं। क्लाइमेट, क्लाइमेट के अंदर क्या आता है, तो क्लाइमेट के अंदर आता है रेनफॉल। क्या आता है, रेनफॉल। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है टेम्परेचर। ठीक है, यदि रेनफॉल हाई है, हाई रेनफॉल वाला एरिया है, तो हाई रेनफॉल वाला एरिया मोर सोइल फॉर्म करता है कंपेयर टू लो रेनफॉल और लेस रेनफॉल। तो हाई रेनफॉल वाला ज्यादा सोइल करेगा, लेकिन लो रेनफॉल वाला ज्यादा सोइल फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, लेस सोइल फॉर्म कर पाएगा। तो इसके लिए कैसी रेनफॉल कैसी चाहिए सोइल फॉर्मेशन के लिए, हाई चाहिए। सेकेंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि लो है तो वो ज्यादा बेस्ट नहीं है,
वो क्या करता है, लेस सोइल फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये टेम्परेचर हाई है तो वो सोइल फॉर्मेशन को क्या कर लेगा, सोइल फॉर्मेशन को फास्टन कर देगा, फास्टन अप कर देगा, हेस्टन अप कर देगा, बढ़ा देगा। आई बात समझ में? तो अपन को क्या चाहिए, क्लाइमेट कैसा चाहिए, क्लाइमेट कैसा चाहिए, हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर वाला जो क्लाइमेट है वो क्या होता है, बेस्ट फॉर सोइल फॉर्मेशन। नोट इट डाउन। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पे, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या करता है, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है एक्टिव सोइल फॉर्मेशन फैक्टर से। और कैसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो इसके अंदर क्या होता है बायोस्फीयर में, आपके मैंने वहां सोइल वेदरिंग पढ़ी थी, वहां भी पढ़े थे, माइक्रोब्स है, रूट्स है, या फिर अदर जितने भी ह्यूमंस है, ये सारे के सारे क्या कर देते हैं, रेट ऑफ सोइल फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करते हैं। रेट ऑफ सोइल फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। जैसे कि सोइल फॉर्मेशन के लिए जो ह्यूमस आएगा, क्या आएगा, ह्यूमस। वो ह्यूमस क्या होता है, वो होता है अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर प्लस डेड बॉडीज ऑफ फंगस। फंगस का जो, फंगस जब मास में मतलब पूरा का पूरा मरने लगते हैं, तो फंगस की बॉडीज और अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर और कुछ क्ले पार्टिकल्स, ये मिलके क्या बना देते हैं, ह्यूमस। और ह्यूमस बनना क्या होता है सोइल के लिए, सोइल फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करेगा, बढ़ेगा। अच्छा, और क्या है बायोस्फीयर के अंदर, और बायोस्फीयर के अंदर आपके क्या है, बायोस्फीयर में क्या होता है, जितने भी मैंने माइक्रोब्स एंड रूट्स लिखा है, माइक्रोब्स एंड रूट्स secretes some chemicals which also helps in soil formation. ठीक है,
लिख दिया। थर्ड नंबर पे क्या है? पेरेंट मटेरियल। अच्छा, पेरेंट मटेरियल यदि इजीली वेदरेबल है तो वो क्या करेगा? इजीली वेदर हो जाएगा, और इजीली वेदर होगा तो इजीली सोइल फॉर्म हो जाएगी। यदि पेरेंट मटेरियल एसिडिक कंडीशन का है, कैसा है? एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर का मैंने लिखवा भी रखा है, कौन सा? ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट से बनने वाली सोइल भी क्या होगी? एसिडिक नेचर की होगी। और यदि अपने बेसिक नेचर का पेरेंट मटेरियल है, जैसे कि बेसाल्ट, तो इससे बनने वाली सोइल भी क्या होगी? बेसिक नेचर की होगी, बेसिक सोइल होगी। लेकिन यदि अपन बात करें यंग सोइल की, इसकी बात करें यंग सोइल, तो यंग सोइल पर पेरेंट मटेरियल का, यंग सोइल का मतलब है छोटी अवस्था की सोइल, पेरेंट मटेरियल डोमिनेंट, पेरेंट मटेरियल किस पे? इस पे डोमिनेंट होता है, या पेरेंट मटेरियल के जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट होते हैं ओवर द क्लाइमेट, क्लाइमेट से भी ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। लेकिन यदि सोइल अपनी मैच्योर हो गई है, मैच्योर सोइल है, उसमें अच्छे से डेवलपमेंट हो गया है, तब तब क्लाइमेट इन्फ्लुएंस, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट इज मोर, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट इज मोर देन पेरेंट मटेरियल। तो मैच्योर सोइल यदि एसिडिक नेचर के ग्रेनाइट से बनी है तो जरूरी नहीं है एसिडिक कंडीशन की हो, वहां किस पे डिपेंड करेगा? क्लाइमेट पे। लेकिन यंग सोइल है और एसिडिक पेरेंट मेटल से बनी है तो वो हो सकती है किस नेचर की हो? एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट का ज्यादा इफेक्ट नहीं है। तो दो टाइप की सोइल होती है, यंग सोइल और मैच्योर सोइल, टाइम के अकॉर्डिंग। तो यंग सोइल के ऊपर ज्यादा होता है पेरेंट मेटेरियल का इफेक्ट, एंड मैच्योर सोइल पे किसका इफेक्ट ज्यादा होता है? क्लाइमेट का। ठीक है, पेरेंट मेटेरियल का है। आगे है आपका रिलीफ। अच्छा, रिलीफ से क्या समझते हैं आप? रिलीफ क्या होता है? देखो, मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, यह कोई पहाड़ है या ये कोई ग्राउंड सरफेस है। तो रिलीफ या टोपोग्राफी मीन होता है द एलिवेशन ऑफ, जो एलिवेशन है इस सोइल का या इस सरफेस का, वो देखो यहाँ पे एकदम समतल है, यहाँ पे कुछ हाइट है, फिर यहाँ कुछ समतल है, फिर हाइट है, समतल है, हाइट है, समतल है, और एलिवेशन अलग अलग है। अच्छा, एलिवेशन अलग अलग है, इसके ऊपर टेम्परेचर रेंज अलग आएगी, समझ रहे हो? इसके ऊपर रेनफॉल का इफेक्ट अलग आएगा। इसके ऊपर रेनफॉल गिरेगी तो ऊपर रहेगी नहीं, ठहरेगी नहीं, लेकिन यहाँ ठहरी हुई रह सकती है। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम तक पानी रहेगा, लेकिन ऊपर ज्यादा तक पानी नहीं रहेगा। पानी हमेशा ऊपर से कहाँ की ओर आएगा? नीचे की ओर। तो कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स को भी घोल के लेकर आएगा, तो सॉल्ट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऊपर और नीचे ज्यादा हो जाएंगे। तो रिलीफ यदि डिफरेंट डिफरेंट है, कोई सोइल की रिलीफ डिफरेंट है, उसकी टोपोग्राफी चेंज है, तो उससे सोइल फॉर्मेशन भी क्या होता है? अलग अलग होता है। हाइयर एलिवेशन की जो सोइल होती है, हाइयर एल्टीट्यूड की जो सोइल होती है, उसका कैरेक्टर लोअर एल्टीट्यूड की सोइल या लोअर जो एलिवेशन है उसकी सोइल के कैरेक्टर से क्या होगा? अलग होगा। तो ये होता है रिलीफ। तो रिलीफ क्या होता है?
रिलीफ होता है चेंजेस इन एलिवेशन एंड चेंजेस इन एल्टीट्यूड ऑफ सरफेस ऑफ सोइल या सरफेस ऑफ पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल जैसे से अलग होगी वैसे वैसे उसका कैरेक्टर भी क्या होगा, अलग होगा। और इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आया था सोइल कैटिना। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है सोइल कैटिना। सोइल कैटिना वाज डेवलप्ड बाय जी मिलने। तो जी मिलने नाम के एक साइंटिस्ट हैं 1935। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। कैसे, किसका? सोइल कैटिना का। सोइल कैटिना क्या होती है? सोइल कैटिना का मीन होता है ये डिफरेंट डिफरेंट एलिवेशन की एक रॉक है। इसकी यहां हाइट अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है और यहां पे अलग है। अच्छा, इनका पेरेंट मटेरियल सेम है क्योंकि रॉक पूरी की पूरी क्या है, एक ही तो रॉक है। पेरेंट मटेरियल सेम है, पूरी रॉक एक है तो पेरेंट मटेरियल सेम है। लेकिन इस पेरेंट मटेरियल से बनने वाली यहाँ की सोइल, यहाँ की सोइल, यहाँ की सोइल एंड यहाँ की सोइल जो होगी, वो सोइल के कैरेक्टर में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। क्या आएगा? डिफरेंस। मीन इस पूरे का क्लाइमेट यूनिक है, इसका पेरेंट मटेरियल यूनिक है, लेकिन टाइम भी बराबर मिला है इनको डेवलप होने के लिए। इनका बायोस्फीयर भी एक जैसा है, लेकिन द कैरेक्टर ऑफ सोइल विद ईच रिलीफ और ईच ट्रोपोग्राफी और ईच ट्रोपोग्राफिक लेवल विद ईच एलिवेशन फ्रॉम हायर टू लोअर देयर आर मेनी टाइप ऑफ सोइल आर प्रेजेंट। इसका मतलब है कि जो मेन जो डिफरेंस आया है वो किसका आया है, वो रिलीफ का आया है। कि मतलब टोपोग्राफी अलग होने पर सोइल का कैरेक्टर टोटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो किसका किसका आया है, रिलीफ का इफेक्ट आया है। And these all are soils A, B, C, and D. These soil are sister soils because these all are developed from same parent material, and the series of these all soil is known as soil catina. The series of related soil of with parent material but different in character is known as soil catina. तो soil catina सिंपल शब्द में क्या है कि जब अपन डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स की कुछ सोइल को देखते हैं तो उनका पेरेंट मटेरियल सेम होने के बावजूद उनके कैरेक्टर में कुछ डिफरेंस होते हैं, और वो डिफरेंस आते हैं उसके अलग अलग रिलीफ होने की वजह से। और ये जो सीरीज ऑफ सोइल बनती है इसको क्या बोलते हैं, सोइल कैटिना बोलते हैं। लिखिए इतना। लिख दिया? सोइल कैटिना कैटिना की डेफिनेशन लिख लीजिए।
लिख दिया। सोइल कटना समझ में आ गई। सोइल कटने का मतलब क्या, अलग अलग रिलीफ पर बनने वाली सोइल जो है वो क्या है, अलग अलग रिलीफ पे बनने वाली सोइल जो है उसका कैरेक्टर भी क्या होगा, अलग अलग, भले ही उसका पेरेंट मटेरियल क्या हो, सेम हो। लास्ट नंबर पे लिखिए टाइम। अच्छा, यदि क्वेश्चन पूछ ले पेरेंट मटेरियल की डेफिनेशन क्या है तो क्या लिखोगे? पेरेंट मटेरियल की डेफिनेशन क्या है? क्या होता है पेरेंट मटेरियल? मटेरियल एट द जीरो टाइम ऑफ सोइल फॉर्मेशन। या इनिशियल मैटर ऑफ सोइल फॉर्मेशन, मतलब जहां पे शुरू ही नहीं हुआ है सोइल फॉर्मेशन, वहां जो मैटर है वो क्या है, पेरेंट मैटर है। और जहां सोइल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा फिर तो क्या बन जाएगी, सोइल बन जाएगी। तो ये क्या है, क्या है, इनिशियल मैटर ऑफ, इनिशियल मटेरियल ऑफ सोइल फॉर्मेशन। दोनों डेफिनेशन लिख लीजिए पेरेंट मटेरियल की। लिख दिया। अच्छा अब टाइम लिखिए। टाइम क्या होता है? टाइम मतलब टोटल कितना टाइम एक सोइल फॉर्मेशन में लगा है, ठीक है। अच्छा ये टाइम जो है, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइप की सोइल होती है। कितने टाइप की सोइल होती है? अपन ने पहले भी लिखवा दिया है, यंग एंड मैच्योर सोइल। यदि किसी सोइल को फॉर्मेशन में फुल टाइम मिला है तो वो होती है मैच्योर सोइल, और अभी इनिशियली हुआ है तो वो कौन सी होती है, यंग सोइल होती है। यदि फुल टाइम मिला है तो मैच्योर, और अभी हाल ही में सोइल बनना शुरू हुई है तो कैसी सोइल है, यंग सोइल। ये अपन ने पहले भी लिख लिया। और यंग सोइल पे किसका इफेक्ट ज्यादा होता है, पेरेंट मटेरियल का, किसके कंपेयर में, क्लाइमेट के। और मैच्योर सोइल पे किसका होता है, क्लाइमेट का ज्यादा होता है, किसके कंपेयर में, पेरेंट मटेरियल। आप ऐसे समझ सकते हैं, यंग मतलब छोटा, और छोटे बच्चे के ऊपर किसका ज्यादा इफेक्ट होता है, पेरेंट का ज्यादा इफेक्ट होता है। और जब वो मैच्योर हो जाता है तब उसके ऊपर किसका ज्यादा इफेक्ट होता है, बाहर की क्लाइमेट का ज्यादा, बाहर के एटमॉस्फेयर का ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा इस टाइम की जो है वो 5 स्टेज है, जो सोइल फॉर्मेशन है उसमें टाइम की 5 स्टेज है। ये जो स्टेज दी थी वो दी थी आपकी वॉन बेरर ने। वॉन बेरन ने क्या दी थी, टाइम की 5 स्टेज दी थी। कौन कौन सी है, आई, जे, वी, एस और एफ। क्या है, आई, जे, वी, एस। आई फॉर इनिशियल, जे फॉर जुवेनाइल, वी फॉर विराइल, एस फॉर सेनाइल एंड एफ फॉर फाइनल। कितने स्टेज है, 5। इनिशियल, जुवेनाइल, विराइल, सेनाइल, फाइनल। इनिशियल मीन जस्ट स्टार्ट हुआ है, सोइल फॉर्मेशन स्टार्टेड। इसमें क्या होता है, इसमें जो इजीली वेदरेबल पेरेंट मटेरियल जो होता है या मिनरल्स जो होता है वो क्या होता है, उनकी वेदरिंग शुरू हो जाती है। इसमें इसमें मोस्ट ऑफ वेदरिंग कंप्लीट हो जाती है। इसमें इसमें जो सबसे रेजिस्टेंट जो है मिनरल्स, उनकी वेदरिंग नहीं होती, बाकी सबकी हो चुकी होती है।
और इसमें क्या होता है, फाइनल सोइल फॉर्मेशन टेक प्लेस। इनिशियल शुरू हुआ है, जितना हो सकता था इजीली वो सारा वेदरिंग होना शुरू हो गया है। इसमें मोस्ट ऑफ वेदरिंग हो गया है, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो नहीं हुए, बाकी सारे हो गए। और लास्ट में है फाइनल मतलब पूरी सोइल अपनी फॉर्म होगी। तो कितनी स्टेज है, टाइम की कितनी स्टेज है, 5 स्टेज है, लिख लीजिए। इसका ऐसे ही सीरीज याद कीजिएगा, इनिशियल, जुवेनाइल, विराइल, सेनाइल एंड फाइनल। ठीक है। अच्छा, एक हेल्दी सोइल को डेवलप होने के लिए टाइम कितना लगता है, तो 1 इंच सोइल डेवलप होने के लिए 100 to 1000 ईयर का समय टाइम लगता है। और ये जो टाइम है वो क्या है, वो है एज ऑफ सोइल। क्या है, एज ऑफ सोइल। 1 इंच सोइल फॉर्मेशन होने के लिए कितना टाइम लगता है, 100 to 1000। और ये क्या होती है, एज ऑफ सोइल। तो लिख लीजिए। अच्छा, बेस्ड ऑन पेरेंट मटेरियल, टू टाइप के पेरेंट मटेरियल के बेसिस पर, टू टाइप के पेरेंट मटेरियल जो है उसके बेसिस पर टू टाइप की सॉइल होती है। एक होती है रेजिडुअल। कैसी होती है, रेजिडुअल, जिसको बोलते हैं सेडेंट्री। क्या बोलते हैं, सेडेंट्री सॉइल। और एक होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेजिडुअल या सेडेंट्री सॉइल क्या होती है कि मान लीजिए यहां कोई रॉक है और इसी रॉक के ऊपर अपनी सॉइल बन गई, तो ये क्या है, रेजिडुअल है, सेडेंट्री है। तो इसमें जो सॉइल में से क्या होता है, इन सिटू सॉइल फॉर्मेशन होता है। जहां पे रॉक है वहीं पे भी क्या होती है, सॉइल अपनी फॉर्म होती है, इन सिटू सॉइल फॉर्मेशन। एंड द बिलो द रेजिडुअल एंड सेडेंट्री सॉइल देयर आर पेरेंट मटेरियल फ्रॉम विच सॉइल आर डेवलप्ड। इसके जस्ट नीचे क्या मिलेगी, वो रॉक मिलेगी जिससे ये सॉइल बनी है। किसमें, सेडेंट्री एंड रेजिडुअल में। लेकिन ट्रांसपोर्टेड सोइल क्या होती है, ये डेवलप होती है फार अवे फ्रॉम पेरेंट मटेरियल। ये पेरेंट मटेरियल से दूर डेवलप होती है, वहां पर नीचे खोदेंगे तो वहां उसका पेरेंट मटेरियल नहीं मिलेगा। लिख दीजिए। लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो ये ट्रांसपोर्टेड सोइल होती है, इसमें ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के अकॉर्डिंग सोइल का नाम अलग अलग होता है। ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कौन है, कौन इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग सोइल का नाम क्या होता है, अलग अलग। यदि ट्रांसपोर्टिंग एजेंट जो है वो है आपका वाटर, कौन है, वाटर है, तो उसको बोलते हैं आप एलुवियम।
क्या बोलते हैं? एलुवियम। यदि ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे आ रही है सॉइल, तो उसको बोलते हैं कोलुवियम। क्या बोलते हैं? कोलुवियम। वाटर है तो, ग्रेविटी है तो कोलुवियम। थर्ड नंबर पे यदि विंड है, क्या है? विंड है एंड सैंड पार्टिकल्स है, तो बोलते हैं एओलियन। क्या बोलते हैं? एओलियन। और सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स है, तो उसको बोलते हैं लॉइस। क्या बोलते हैं? लॉइसस। यदि फोर्थ नंबर पे यदि सी वाटर है, तो उसको बोलते हैं मैराइन। क्या बोलते हैं? मैराइन। यदि लेक वाटर है, तो उसको बोलते हैं लैकुस्ट्राइन। क्या बोलते हैं? लैकुस्ट्राइन। यदि इफ जो सोइल फॉर्म हो रही है उसको ले जाने वाला, लाने वाला जो एजेंट है वो आइस या ग्लेशियर है, तो उसको बोलते हैं मोरेन और टिल। आई बात समझ में? एलुवियम यदि वाटर लेके आ रही है, और एलुवियम से दो प्रकार की सोइल बनती है, यदि ओल्ड है या फिर न्यू है, तो ओल्ड एलुवियम को बोलते हैं खाद बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। और न्यू को बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। नोट कर दीजिए। ओल्ड को बांगर एंड न्यू को खादर। ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे, ये लिख दो। और ऑल द बेस्ट जो भी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है और जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं, बढ़िया अच्छे से देख के आइएगा एग्जाम, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। ठीक है, और कल के लिए आप हेडिंग डाल दीजिएगा सोइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। ये लिखा हुआ है सिल्ट प्लस क्ले, सिल्ट प्लस क्ले, लॉइसस। बढ़िया से एग्जाम देना भैया, जो भी जा रहे हैं जेआरएफ एग्जाम देने, और जिन्होंने इस बार फॉर्म नहीं भरा है वो अगली बार जरूर फॉर्म भरे जेआरएफ का। चांसेस बढ़ेंगे आपके एडमिशन के लिए, ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। नहीं, कल क्लास नहीं लगेगी भैया, कल आपकी क्लास नहीं होगी, अब अगले मंडे, नेक्स्ट मंडे को होगी अब आप सीधे आपकी क्लास। कल ये बच्चे एग्जाम देने भी जा रहे हैं। लिख दिया? ठीक है, ओके।